Hello everyone. So we were discussing about the various kinds of depositional glacial landforms. तो उसमें हमने दो डिस्कस कर लिए थे फीचर्स. फर्स्ट वन वाज moraine एंड द सेकंड वन वाज moraine dammed lakes. तो आज हम लोग थर्ड depositional glacial landform को डिस्कस करेंगे विच आर द टिलाइट्स. टिलाइट्स क्या है? टिलाइट इज अ sedimentary rock that is formed by glacial ice deposition. तो टिलाइट क्या है? बेसिकली ये सेडिमेंटरी रॉक्स ही हैं जो ग्लेशियल डेपोजिशन की वजह से बनती हैं. सो टिलाइट इज मेड अप ऑफ कंसोलिडेटेड ग्लेशियल टिल एंड अनवेदर्ड ब्लॉक्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ रॉक फ्लोर. तो रॉक का फ्लोर मतलब जो पाउडर की फॉर्म में रॉक, जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, तो उसको अगर हम लोग बाइंडिंग एजेंट मान ले तो उसमें ग्लेशियल टिल और जो ब्लॉक्स हैं रॉक के जो वेदर नहीं हुए हैं, जिनकी वेदरिंग नहीं हुई है, तो वैसे ब्लॉक जो पड़े हैं. तो जो टिलाइट है ये कंसोलिडेटेड मास है. तो इस तरह से अगर ये सारा जो है ये रॉक फ्लोर है, तो पाउडर रॉक हम लोग इसको सपोज मान लें अगर, तो इसमें जो ग्लेशियल टिल है और जो वेदर्ड ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से इसमें कंसोलिडेट हुए हैं. तो ये मोरेन की तरह नहीं है. मोरेन में अनकंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स थे, सेडिमेंट्स थे, डिपॉजिट्स थे. बट जो स्टिलाइट है यहाँ पे कंसोलिडेटेड मास है ये. तो रॉक फ्लोर जो एक मेन बाइंडिंग एजेंट है और इसमें ग्लेशियल टिल और अनवेदर्ड ब्लॉक्स हमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं. So these are called as tillites. So these are made up of the sediments which are carried and deposited by the glaciers. So tillites are made up of the sediments which are carried and deposited by the glaciers. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सेडिमेंट्स है ये जो ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से आए हैं, तो ग्लेशियर इनको कैरी करता हुआ जाता है और जैसे वो रिट्रीव करता है, मेल्ट करता है, तो साथ में इनको डिपॉजिट करता हुआ जाता है. तो दीज आर द कंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स जिसमें टिलाइट्स हैं इस तरह से. तो फॉर एग्जांपल दीज आर टिलाइट. तो यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट्स हमें रॉक के मिल रहे हैं, इनमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पे हमें टिलाइट्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन. तो ये जो छोटे छोटे हमें फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं रॉक्स के, तो दीज आर द कंसोलिडेटेड वन. तो ये रॉक फ्लोर का सारा मेन मैट्रिक्स है जिसमें ये अनवेदर्ड ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स और ये जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हमें दिख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड हैं इसमें. तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, एक कंसोलिडेटेड रॉक है, तो इसको बोलते हैं टिलाइट. और ये बेसिकली डिपॉजिट कब होते हैं? जब ग्लेशियर मूव करता है अपने साथ में वो सेडिमेंट्स और रॉक पार्टिकल जो भी सारा कुछ कैरी कर रहा है वो उनको डिपॉजिट करता हुआ जाता है ऐसे मैट्रिक्स में, और ये इस तरह से एक रॉक की फॉर्म ले लेते हैं. दीज आर नोन एज टिलाइट्स. तो इस तरह से दीज आर टिलाइट्स. ये जो सारे देखने को मिल रहे हैं हमें, तो इनमें कंसोलिडेटेड रॉक फ्रेगमेंट्स हमारे पास ऐसे देखने को मिलते हैं पूरे. सो दीज आर द ग्लेशियल डिपॉजिट्स और टिलाइट्स. देन द नेक्स्ट फीचर इज द एस्कर्स. तो एस्कर्स क्या है? दीज आर लॉन्ग curvy or winding ridges of sand and gravel that form in the areas that were once glaciated. तो एस्कर्स क्या है? लॉन्ग वाइंडिंग, मतलब इस तरह से वाइंडिंग कर्वी रिजेस हैं, ऐसे रिज बने हुए हैं. और ये रिज किसके हैं? सैंड के और ग्रेवल के. ग्रेवल आर जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं, जैसे बजरी हम बोलते हैं जिसको, जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होती है या सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है. तो दैट इज द ग्रेवल, जो छोटे छोटे रॉक के टुकड़े पीसेस हमें देखने को मिलते हैं. तो ग्रेवल से और सैंड से ये रिजेस बने हुए होते हैं. ये ऐसे ट्विस्टेड से कर्वी रिजेस होते हैं और ये ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जो कि एक टाइम पे ग्लेशिएटेड थे. तो ऐसे रीजन्स में ये इस तरह के ये जो वाइंडिंग रिजेस देखने को मिलते हैं सैंड एंड ग्रेवल के, दे आर नोन एज एस्कर्स. ना इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? सो एस्कर्स आर क्रिएटेड व्हेन मेल्ट वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर्स फ्लो थ्रू
channels beneath or within the ice. तो जब ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट करता है तो वो आइस के बीच में से ऐसे चैनल्स बनाता हुआ जाता है और वो चैनल्स के कारण ये जो रिज बनते हैं इन्हीं को बोलते हैं एस्कर्स. सो एज द वाटर स्लोस इट ड्रॉप्स सेडिमेंट. तो जो पानी ग्लेशियर से मेल्ट होके मूव करता हुआ जा रहा था ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों में से, वो जब स्लोली वाटर जो मूव करता है उसकी स्पीड कम होती है तो वो साथ में जो अपने सेडिमेंट लेके जा रहा था उनको डिपॉजिट करता हुआ जाता है, वहाँ पे छोड़ता हुआ जाता है पानी. बिकॉज वो ज़्यादा भारी है सेडिमेंट्स तो उनको वाटर कैरी नहीं कर सकता. तो वहाँ पे वो साथ-साथ में अपने रास्ते में से छोड़ता हुआ जाता है और वो सेडिमेंट वहाँ पे बिल्ड अप होते जाते हैं ओवर द टाइम और स्लोली वो पाइल्स की फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं और ओवर द टाइम वो ऐसे रिज बनते जाते हैं और एस्कर्स का रूप ले लेते हैं. When the ice retreats, the sediments are left behind as ridges. तो जब ये पानी जो मेल्टेड वाटर था ये फ्लो करता हुआ जा रहा था तो इसने वहाँ पे जो सेडिमेंट थे उनको डिपॉजिट कर दिया. ओवर द टाइम वहाँ पे रिज बन गया और जब ये जो ग्लेशियर है ये रिट्रीट करेगा, उस मेल्ट हो जाएगा उस एरिया में से, तो ये जो रिजेस हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे, हमें ऐसे देखने को मिलेंगे. सो दीज आर द एस्कर्स. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो रिजेस हैं सारे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. सो दीज आर कॉल्ड द एस्कर्स. अगेन दीज जो ये जो रिजेस देखने को मिल रहे हैं हमें, दीज आर द एस्कर्स. तो ये बेसिकली जो मेल्टेड वाटर था उसके फ्लो से बने हैं. तो वो जब वाटर जो फ्लो करता हुआ जा रहा था वो यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है जिससे ये रिज बन जाते हैं ओवर द टाइम. अब ग्लेशियर जो है ये स्लोली रिट्रीट करता जा रहा है. सपोज यहाँ पे ये ग्लेशियर इतनी पीछे चला गया वहाँ पे, तो ये जो एरिया था ये सारा एक्सपोज हो गया और ये एस्कर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं. तो इस तरह से ये एस्कर्स बन जाते हैं जो एक रिज की फॉर्म में होते हैं, कर्वी होते हैं ऐसे वाइंडिंग स्ट्रक्चर में, वाइंडिंग कोर्स होता है इनका. सो दीज आर द एस्कर्स. सिमिलरली दीज आर द एस्कर्स. ये जो रिज बने हुए हैं वाइंडिंग रिजेस. देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फीचर विच आर द ड्रमलिन्स. ड्रमलिन्स क्या है? दीज आर द इलोंगेटेड हिल्स ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स. तो जैसे एस्कर थे डिपोजिशनल फीचर्स थे, वैसे ही ड्रमलिन्स भी ये इलोंगेटेड हिल्स ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं. बस इनके शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है. सो दीज आर ओवल शेप्ड हिल्स that are formed by the glacial ice and are common landform in the areas that were once glaciated. तो जो एरिया किसी टाइम पे ग्लेशिएटेड थे पूरे, वहाँ पे ये हमें ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं. तो ओवल शेप्ड ऐसे छोटे छोटे से पहाड़ से दिखते हैं, हिली स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ड्रमलिन्स. सो ड्रमलिन्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हाफ बरिड एग्स. तो सिंस ये इस तरह से दिखते हैं हमें, तो इनको बोलते हैं ये जैसे हाफ बरिड एग, मतलब आधा अंडा है जो आधा बरिड है नीचे जमीन में और आधा ऊपर से दिख रहा है. तो इस तरह से ये दिखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बास्केट ऑफ एग्स अपीयरेंस. सो बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी is a characteristic feature of drumlins. So with a wide circular end and a tapered tail. They can also be spindle shaped हो सकते हैं, two tailed हो सकते हैं, circular हो सकते हैं. So this basket of eggs topography is seen in case of drumlins. तो इस तरह से ये जो ridges हैं, ये structures हैं, ये drumlins बन जाते हैं over the time. जैसे ये glacier जो है ये पीछे को retreat करता हुआ जाएगा. So these are the drumlins. नाउ ड्रमलिन का स्ट्रक्चर कैसा है? ये हमने देखा कि ये एक रिज की फॉर्म में दिखते हैं जिसकी एक साइड जो है वो स्टीप होती है और एक साइड जो है वो स्लोपी होती है, जो कम स्टीप होती है. तो बेसिकली क्या है, जो ग्लेशियर की मूवमेंट थी जिस डायरेक्शन में हो रही, उस डायरेक्शन में जो है ये स्टीप साइड हमें देखने को मिलती है, बिकॉज इस साइड पे सारा ये ग्लेशियर था यहाँ पे. तो ये जो साइड ड्रमलिन की देखने को मिलेगी एक साइड, वो स्टीप होगी, दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ग्लेशियर, वाइल जो दूसरी साइड होगी वो ऐसे जेंटली स्लोपिंग होगी. तो इस तरह ये ग्लेशियल जो स्ट्रक्चर है, ये ड्रमलिन्स है, ये इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं.
तो और इसमें यहाँ पे ये सारा जो ग्लेशियल टिलाइट है, ये जो सारे कंसोलिडेटेड जो रॉक्स के सेडिमेंट्स हैं, ये सारे ग्लेशियल टिलाइट स्ट्रक्चर है, और ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है पूरा, दैट इज अ ड्रमलिन। सो दिस इज हाउ द ड्रमलिन्स विल लुक। तो इनका ये जो एंड है जो ग्लेशियर की तरफ है, दैट इज अ ब्लंट एंड, ये थोड़ा स्टीप होता है, पर दूसरा जो है ये स्लोली टेपर करता है। तो अगर इस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है तो यहाँ पे ये ब्लंट एंड होगा ग्लेशियर वाली साइड पे, दूसरी साइड पे टेपर्ड एंड होगा। तो इस तरह से ये काफी सारे ऐसे ये जो रिचेस देखने को मिलते हैं, तो दे गिव एन अपीयरेंस लाइक अ बास्केट ऑफ एग्स। तो जैसे बास्केट में से ऐसे एग्स ऊपर को निकले हुए हैं, तो इस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है, इसीलिए इसको बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी बोलते हैं ड्रमलिन्स को। सो इस तरह से ये जो साइड थी एक टाइम पे ये ग्लेशियर की तरफ होगी, तो यहाँ पे ये जो स्टीप साइड देखने को मिल रही है और ये जो स्लोपिंग साइड है, तो दिस पूरा स्ट्रक्चर जो है ये इसको बोलते हैं ड्रमलिन। तो एक साइड पे ये एक टाइम पे ये पूरा जो रीजन होगा ये ग्लेशिएटेड रीजन होगा, बट जैसे जैसे ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट करते जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं, तो ये जो लैंड है, ये जो फर्टाइल लैंड है, ये सामने उभर के आ रहा है। तो इस पे ये जो फीचर्स हैं ये देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल drumlins in this case. Then the next one is the outwash plains. Outwash plain क्या होते हैं? The outwash deposits are the sand and gravel deposits that are made by the melt water from the glaciers. तो जब जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, तो जो वो वाटर है, जो मेल्टेड वाटर है, वो ग्लेशियर को छोड़ के आगे बाहर को निकलता हुआ आ रहा है। सो दैट विल फॉर्म द आउटवॉश प्लेन्स। नाउ जो वो पानी आ रहा है वो अकेला तो नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सैंड है, ग्रेवल है, तो वो सारा जो है वो पानी अपने साथ लेता हुआ आ रहा है। तो पानी तो मूव आगे करता जाएगा, बट वो अपने रास्ते में ये सारा कुछ जो है वो अपने साथ कैरी कर रहा था सेडिमेंट्स को, इनको स्लोली वो डिपॉजिट करता हुआ वहां पे जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट डिपॉजिट्स एक फर्टाइल रीजन बनता है वहां पे, एक प्लेन एरिया बनता है जिसको बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। तो आउट वॉश बेसिकली वही रीजन है जहाँ पे जो पानी है वो ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है, सो इट इज आउट वॉशिंग फ्रॉम दैट ग्लेशियर। सो दैट area, that plains, they are called as outwash plains. So an outwash plain, also called as sandur, is a plain that is formed of glaciofluvial deposits. So glacio is from the glacier and fluvio is from the riverine topography. तो सिंस वो रिवर की फॉर्म में जो वो पानी है वो ग्लेशियर से निकलता है, इस तरह से रिवर्स की फॉर्म में अलग अलग स्ट्रीम्स में, ब्रेडेड स्ट्रीम में जाता है वो, तो साथ में अपने जो वो सेडिमेंट लेके आ रहा था यहाँ से, उनको भी डिपॉजिट करता हुआ जाता है। तो ये पूरे रीजन में वो इनको डिपॉजिट करके एक ऐसे प्लेन्स बना देता है, जिनको बोलते हैं हम लोग आउटवॉश प्लेन्स। So these outwash plains are the glaciofluvial deposits due to the meltwater outwash at the terminus of a glacier. तो जहाँ पे ग्लेशियर टर्मिनेट कर रहा है उसके आगे ये आउटवॉश प्लेन्स बने हुए होते हैं। So outwash plains basically is a flat wide area of glacial sediment which is created by the meltwater from a glacier. तो बेसिकली ये एक फ्लैट बड़ा सा रीजन है जहाँ पे ग्लेशियल सेडिमेंट है, और ये सेडिमेंट कहाँ से आए हैं? उस पानी से जो ग्लेशियर से मेल्ट होके यहाँ से बाहर निकला हुआ है। तो दीज आर द आउटवॉश प्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल ये सारा रीजन। सिमिलरली यहाँ से ये जो ग्लेशियर है, ये जो पीछे सारा, उससे ये जो पानी निकल के आ रहा है, तो ये ऐसे स्ट्रीम्स में अलग अलग बहता हुआ जाएगा और अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आ रहा था ये उन्हीं को यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, तो जिससे यहाँ पे प्लेन्स बन जाएंगे जिनको हम लोग बोलेंगे आउटवॉश प्लेन। तो बेसिकली ये जो बाहर आ रहा है, ये जो स्ट्रीम्स की फॉर्म में पानी, उसी को बोलते हैं आउटवॉश, और वो आउटवॉश जो प्लेन्स बना देता है सेडिमेंट से, उनको बोलते हैं आउटवॉश प्लेन्स। देन द नेक्स्ट फीचर इज केटल्स। तो केटल्स क्या है? अ केटल इज अ डिप्रेशन और होल इन द ग्राउंड दैट इज क्रिएटेड बाय द रिट्रीटिंग ग्लेशियर और द फ्लड वाटर्स। तो केटल बेसिकली क्या है? एक डिप्रेशन है या एक गड्ढा है, एक होल है ग्राउंड में बना हुआ, बिकॉज ऑफ द
retreating glacier. So kettles are also known as kettle holes, ice pits or ice block pits. So kettles are formed when a block of ice it breaks off from a glacier and becomes buried by the sediments. तो kettles बनते कैसे हैं? जब क्या होता है कि जो ग्लेशियर है उसमें से कोई आइस का ब्लॉक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वो ग्लेशियर से ब्रेक ऑफ होके सेडिमेंट में बरी हो गया। जो ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रहा था, उन्हीं में वो ग्लेशियर का एक पर्टिकुलर बर्फ का टुकड़ा टूट के उसी सेडिमेंट में दब गया, वहां पे बरी हो गया। नाउ द आइस ब्लॉक देन मेल्ट्स। जो वो बरिड आइस ब्लॉक है उन सेडिमेंट्स में, वो स्लोली ओवर द टाइम ऐसे मेल्ट कर जाएगा पूरा, लीविंग बिहाइंड अ डिप्रेशन इन द ग्राउंड। तो जो वो आइस का ब्लॉक उन सेडिमेंट्स में ट्रैप हो गया था, तो वो आइस तो इवेंचुअली मेल्ट हो जाएगी, बट वो जो सेडिमेंट्स के अंदर जो उस ब्लॉक की जगह थी वो सारी खाली हो जाएगी, तो वो एक होल जैसा दिखेगा, एक खाली जगह स्पेस दिखेगी, एक डिप्रेशन दिखेगा ग्राउंड में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग केटल होल्स। एंड व्हेन दिस इज फिल्ड विद वाटर देन दे आर कॉल्ड एज केटल लेक्स। तो जब केटल पानी से भर जाते हैं तो इनको बोलते हैं केटल लेक्स। सो दीज आर केटल। तो एक टाइम पे यहाँ पे एक बर्फ का ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा गिरा होगा और ये सारे जो थे ये ग्लेशियर के साथ सेडिमेंट जा रहे थे। तो स्लोली ओवर द टाइम ये जो सारा यहाँ पे जो बर्फ का टुकड़ा था वो तो मेल्ट हो गया और जो खाली जगह उससे बनी तो ये उसमें डिप्रेशन बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं कैटल। जब ये पानी से भर जाएगा तो ये कैटल लेक बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये जो कैटल था तो ये बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है, छोटे साइज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ब्लॉक जो ग्लेशियर से टूट के अलग होके इन सेडिमेंट्स में दब गया था। उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैटल का क्या साइज होगा। और जब ये कैटल ये जो गड्ढा है ये पानी से भर जाता है तो ये कैटल लेक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये है कैटल लेक्स। कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो अलग अलग साइज की ये कैटल लेक्स ऐसे देखने को मिलती है। सो दीज आर द कैटल लेक्स। तो ये कैटल थे, ये डिप्रेशन थे, ऐसे होल्स थे, गड्ढे थे जिनमें पानी भर गया और ये कैटल लेक्स बन गई। सो दीज वर द वेरियस डेपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो हमने पढ़े। तो अब अगर हम लोग इसको समराइज करें ब्रीफली, तो मोरेन जो हमने पढ़ी थी, तो मोरेन क्या थे? ये जो सेडिमेंट ग्लेशियर अपने साथ लेके आता है उनको डिपॉजिट कर देता है एज इट रिट्रीट्स और एज इट मेल्ट्स डाउन। तो ये जो सारे अलग अलग तरह के मोरेन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेटरल मोरेन है और इनके बीच में ये मीडियल मोरेन है। यहाँ पे दिस इज द टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिसेशनल मोरेन है जो किस लिए बनी थी? जब ग्लेशियर रिट्रीट में पॉज हुआ था तो उस टाइम पे जो मरीन बनी थी दैट वाज द रिसेशनल मरीन। देन ये ग्राउंड मरीन है जो ग्लेशियर के नीचे वाले सरफेस पे डिपॉजिट होने से बनी थी। देन दिस इज द टर्मिनल मरीन। ये कब बनी थी? जहाँ पे ग्लेशियर फारदेस्ट आगे तक प्रोग्रेस करके आया था। तो जहाँ पे ग्लेशियर ने फारदेस्ट एडवांस किया था, सबसे आगे तक ग्लेशियर आया था, उसको बोलते हैं टर्मिनल मरीन। वहाँ पे ये जो बन जाती है ये टर्मिनल मरीन है। इसके बाद में ग्लेशियर फिर पीछे चला गया। और ये जो यहाँ से पानी निकल के आ रहा है, मेल्टेड वाटर यहाँ से ग्लेशियर से, तो दैट इज द आउट वॉश। और ये जो प्लेन बना देगा वो होंगे आउट वॉश प्लेन्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, यहाँ पे ये जो डिपॉजिट्स हैं ये मोरेन बन गए, ये एस्कर्स बन गए जो कि ऐसे कर्वी वेवी रिजेस हैं। देन ये जो बड़े साइज के हैं ये ड्रमलिन्स हैं। सो बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी देखने को मिलती है इस तरह से अलग अलग। ये जो इनका ग्लेशियर की तरफ वाला फेस है ये थोड़ा स्टीप होता है, वाइल ये दूसरी साइड वाला ऐसे स्लांटिंग होता है। तो एक टाइम पे ये पूरा रीजन भी ग्लेशियर से ही ढका हुआ था, बट जैसे ग्लेशियर रिट्रीट करता पीछे जाता है तो ये सारा एरिया जो है ये एक्सपोज हो जाता है। तो दीज आर द केटल्स। ये जो गड्ढे थे इनमें जब पानी भर जाएगा तो ये कैटल लेक्स बन जाएंगे। और दीज आर द ब्रेडेड स्ट्रीम, आउट वॉश जो है, और ये आउट वॉश आगे प्लेन बना देगा। सो अगेन दीज आर द मोरेन्स। लेटरल मोरेन है, मीडियल मोरेन है, टर्मिनल मोरेन है, ये ड्रमलिन्स है, ये आउटवॉश है और ये सारा आउटवॉश प्लेन्स है। तो दीज वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ depositional glacial landforms, and with this we will conclude the
topic of glacial landforms, and rest of the landforms or topography we will discuss in the next classes.